प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। आपके पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट क्वांटम यांत्रिकी और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, और उसमें हमने सबसे पहले शुरुआत की है कृष्णिका से। हमने देखा हम कृष्णिका किसे कहते हैं और उसके उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम की विशेषताएँ क्या हैं, और क्लासिकल से हमने उसे कैसे समझने का प्रयास किया, उसके लिए क्या क्या नियम दिए गए। और उसके बाद हमने देखा, चूँकि हम क्लासिकल द्वारा किसी एक नियम से उसे नहीं समझ पाए उस स्पेक्ट्रम को, इसलिए प्लांक ने एक रेडिएशन लॉ दिया जो कि क्वांटम के सिद्धांतों पर आधारित था। और उस क्वांटम के सिद्धांतों के आधार पर जब हमने ऊर्जा को क्वांटाइज्ड माना, तो उसके आधार पर और अप्रगामी तरंग और कंपन विधाओं की संख्या को मानते हुए हमने प्लैंक का रेडिएशन लॉ हमने डिराइव किया। आज हम उसी नियम के आधार पर देखना चाहेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिकल सिद्धांतों के आधार पर, पोस्टुलेट्स के आधार पर हमने प्लैंक का रेडिएशन लॉ निकाला गया है, वो किस तरह से क्लासिकल के कृष्णिका के सारे नियमों की व्युत्पत्ति हम उससे कर सकते हैं। यानी कि एक ही नियम है क्वांटम में जिसके द्वारा कृष्णिका के पूरे स्पेक्ट्रम की हम व्याख्या कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब हम ये माने कि क्लासिकल के जितने भी नियम हैं वो हम क्वांटम के जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है उसके द्वारा हम डिराइव कर सकते हैं। तो हम आज यही देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से प्लैंक के विकिरण नियम से कृष्णिका के चिरसम्मत नियमों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला हमारा नियम है वीन का विस्थापन नियम। और ये हमने देखा था कि वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि वो तरंग दैर्ध्य प्रत्येक ताप पर जिस पर कि उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा का मान कृष्णिका से अधिकतम होता है, वो तरंगदैर्ध्य ताप के साथ व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी लैम्डा एम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या फिर हम ये कहते हैं कि लैम्डा एम टी इज इक्वल टू बी। तो अब हम इस नियम की उत्पत्ति करने जा रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किसी भी ताप पर ऊर्जा के किसी तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम मान के लिए डी डी लैम्डा ऑफ ई लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है कि फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। तो ई लैम्डा जो कि हमारी किसी तरंगदैर्ध्य पर उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है, वो तरंगदैर्ध्य के साथ अगर अधिकतम होती है तो उसका उस उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्ध्य के साथ फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। तो हमारा जो रेडिएशन लॉ है उसके आधार पर हमने ई लैम्डा का मान रखा। तो ई लैम्डा का मान क्या है? 8πhc 1/λ5 e की पावर sc/λ kBT -1। लैम्डा वाली टर्म्स को हमने डिफरेंशियल के अंदर रख दिया है, बाकी सबको हमने उससे बाहर ले लिया है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं, और चूंकि इसका डिफरेंशियल एट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम 0 होना चाहिए, तो अब हम इसका डिफरेंशियल करने जाते हैं। तो डिफरेंशियल करते हैं तो सबसे पहले हम 1/λ5 का डिफरेंशियल करते हैं, तो ये बन जाता है -5/λ6। बाकी जो टर्म है एक्सपोनेंशियल टर्म वो हमने एज इट इज़ रख दी है, यानी कि 1/exponential sc/λ kBT -1। अब सेकंड टर्म में हम क्या करते हैं, 1/λ5 को एज इट इज़ रखते हैं, और ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका हम डिफरेंशियल करते हैं, तो ये बन जाती है -1/e की पावर sc/λ kBT -1 का होल स्क्वायर। अब इसका किया जाता है डिफरेंशियल, तो e की पावर x का e की पावर x होता है, यानी कि e की पावर sc/λ kBT। अब sc/λ अब kBT का किया जाता है, तो हमें मिल जाता है -hc/λ² kBT एट लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा एम शुड बी इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। जो कॉमन टर्म्स हैं वो हमने कॉमन लेके राइट हैंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 0 में ले ली हैं। तो बाकी यहाँ जो टर्म मेरे पास बचती है वो बच जाती है -5, और यहाँ मेरे पास बच जाता है +CH/λm kBT e की पावर sc/λm kBT डिवाइडेड बाय e की पावर sc/λm kBT -1। और इसका यहाँ से चला गया है क्योंकि यहाँ हमने इसको ले लिया है इधर। अब ये वाली जो टर्म है, क्योंकि यहाँ लैम्डा 7 था तो इसलिए यहाँ लैम्डा m बच गया है, लैम्डा 6 इधर आके हट गया है। अब x को हमने मान लिया CH/λm kBT, तो यहाँ से आपके पास ये -5, ये x बन गया, ये e की पावर x, और नीचे e की पावर x -1 इज इक्वल टू 0। या फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये बन जाता है -e की पावर x +5 + x इंटू e की पावर x इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं इसे अपने हाथों से। तो ये बन जाएगा e की पावर x कॉमन 5 माइनस x ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 0, या e की पावर x इज इक्वल टू 5/5 माइनस x, या x इज इक्वल टू ln5, यानी इसका इन्वर्स फंक्शन लॉग हमने लिया है दोनों तरफ। तो x इज इक्वल टू ln5 माइनस ln5 माइनस x, और ये जो समीकरण है यह अबीजीय समीकरण है, और इसको हल करने पर हमें मैथमेटिक्स के लॉ से मिलता है x का मान
4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.965 और एक्स हमने मालूम है हमने क्या रखा था सी एच अपॉन लेमडा एम के बी टी। तो पुनः हम यहाँ एक्स का मान रख देते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू सी एच अपॉन लेमडा एम के बी टी का मान किसके बराबर हो गया 4.965 के, या लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू सी एच अपॉन 4.965 के बी। यहाँ पर हमने सी का मान रख दिया, एच का मान रख दिया, 4.965 हमारे पास था ही सही, और साथ में हमने मान रख दिया है लेमडा के बी का मान रख दिया है, और के बी का मान है 1.38 इंटू 10⁻23। और इन सबको सॉल्व करने पर मुझे मिल जाता है लेमडा एम इंटू टी इज इक्वल टू 2.898 एम के बराबर, मीटर इंटू केल्विन के बराबर मिल जाता है मुझे। अब यहाँ ये मिली केल्विन नहीं है, आप समझ लें, यहाँ एम जो मैंने लिखा है वो लिखा है मीटर के लिए, ये बात आप ध्यान दें। यहाँ पे एम का मतलब है मेरे से मीटर से। तो यहाँ पर ये 2.898 एक कांस्टेंट है जिसे हमने वीन का नियतांक कहा था, तो इसलिए ये नियम मेरे पास आ गया लेमडा एम टी इज इक्वल टू बी। तो इस प्रकार से हमने प्लैंक के रेडिएशन लॉ से वीन का विस्थापन नियम डिराइव कर लिया है। अब हम चाहते हैं वीन के विस्थापन नियम से निकालना चाहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, जो मुझे किसका मान देता है, कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित कुल ऊर्जा घनत्व का मान देता है। यानी कि कृष्णिका के ऊर्जा स्पेक्ट्रम के अंतर्गत जितना भी उस वक्र के अंदर क्षेत्रफल आ रहा है उसका मान मुझे निकालना है। तो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेमडा ई लेमडा डी लेमडा। तो ई लेमडा डी लेमडा का मान हमने रखा, तो लेमडा वाले टर्म्स को हमने ब्रैकेट के इंटीग्रेशन के अंदर रखा है, बाकी सबको हमने बाहर ले लिया है। तो 8πhc 0 से इन्फिनिटी डी लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा 5 ई की पावर एस सी अपॉन लेमडा के बी टी माइनस 1। अब हमने मान लिया एक्स इज इक्वल टू सी एच अपॉन लेमडा के बी टी, तो लेमडा का मान हो गया सी एच अपॉन एक्स के बी टी। अब यहाँ से हम इसको डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो माइनस सी एच अपॉन लेमडा स्क्वायर के बी टी डी लेमडा का मान डी एक्स के बराबर हो गया। तो डी लेमडा का मान हो गया माइनस डी एक्स लेमडा स्क्वायर के बी टी अपॉन सी एच, या फिर माइनस डी एक्स सी एच अपॉन एक्स के बी टी का होल स्क्वायर के बी टी अपॉन सी एच। ये थोड़ा सा हमने इसको अपनी वेल नॉन फॉर्म में इसको लाना चाहा है, क्योंकि हम एक्स को यहाँ पर रख रहे हैं सी एच अपॉन लेमडा के बी टी के बराबर, तो इसलिए उस आधार पर हमने इसको सॉल्व किया है। तो डी लेमडा का मान हो जाता है माइनस सी एच अपॉन के बी टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से हम इसको यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, ये जो हमने ये लेमडा है इसका मान रखा है, लेमडा का मान है सी एच अपॉन एक्स के बी टी, तो इसलिए ये फॉर्म बन गई है। अब हम अपने एनर्जी वाली फॉर्म में जो उत्सर्जित कुल ऊर्जा घनत्व है उसमें ई लेमडा डी लेमडा में हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो ये बन जाता है 8πhc 0 से इन्फिनिटी डी लेमडा का मान रखा, तो डी लेमडा का मान है माइनस सी एच अपॉन के बी टी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय लेमडा 5 था, तो लेमडा 5 ये है, लेमडा का मान हमने रख दिया सी एच अपॉन एक्स के बी टी की पावर 5, और फिर था एक्सपोनेंशियल एच सी अपॉन लेमडा के बी टी, और एच सी अपॉन लेमडा के बी टी हमने एक्स रखा है, तो ये की पावर एक्स माइनस 1 बन गया है। अब यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म्स को हम बाहर ले लेते हैं और एक्स वाली टर्म्स को हम इंटीग्रेशन के अंतर्गत रहने देते हैं, तो हमारे पास बन जाता है 8π के बी टी की पावर 4। यहाँ आप देख सकते हैं इस इंटीग्रेशन में कि सी एच की पावर मुझे मिल रही है यहाँ से आपके पास पावर 4, और यहाँ एच सी 1 है, तो ये सी क्यूब एच क्यूब नीचे बच गया है। यहाँ के बी टी की पावर 5 होके ऊपर जाएगी, नीचे के बी टी है, तो ये के बी टी की पावर 4 बची है। अब यहाँ से इंटीग्रेशन मेरे पास में एक्स की पावर 5 ऊपर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब बन गया, तो एस क्यूब डी एक्स अपॉन ए की पावर एक्स माइनस 1। और ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है जिसे हम सॉल्व करते हैं तो हमें मान मिल जाता है π4 अपॉन 15। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो किसी ताप पर किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से किसी नियत ताप पर प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण की मात्रा यानी उत्सर्जन क्षमता का जो मान होगा वो EC अपॉन 4 के द्वारा दिया जाएगा। तो इसलिए ये मान हो जाएगा 2π की पावर 5, ये पाई की पावर आपको साफ दिख रही है, 4 अपॉन 4 के, इसलिए 2 बच गया है, के बी की पावर 4 टी की पावर 4 15 सी स्क्वायर एच क्यूब के बराबर मुझे ये मान मिल जाता है। अब यहाँ से जब हम इनका मान रखते हैं तो मुझे मिल जाता है ये और सी क्यूब है यहाँ पे, तो यहाँ से मुझे जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे मान मिल जाता है कि 5.67 इंटू 10⁻8 टी की पावर 4, यानी कि ई टी इज़ प्रोपोर्शनल टू, ये एक सिग्मा है, स्टीफन नियतांक है, और ये टी की पावर 4, यानी जो टोटल रेडिएशन है किसी भी ताप पर कृष्णिका से पर यूनिट एरिया पर सेकेंड, वो किसके प्रोपोर्शनल है, टी की पावर 4 की प्रोपोर्शनल है, और यही स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम है। और अब हम तीसरा नियम डिराइव करने जा रहे हैं प्लैंक के रेडिएशन लॉ से, और वो है वीन का विकिरण नियम।
जो कि हमने देखा था कि लघु तरंगदैर्घ्य परास को या फिर दीर्घावर्ती परास में जो उत्सर्जन वक्र है उसको, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम वक्र है कृष्णिका का, उसको अच्छे से समझा पाता है। तो यहाँ पर दीर्घ आवृत्ति परास में या फिर मैं कहूँ लघु तरंगदैर्घ्य परास में कि हम बात कर रहे हैं, इसलिए CH/λ शुड बी मच ग्रेटर देन KBT या hν इज मच ग्रेटर देन KBT। यानी जो आपके पास दोलक की ऊर्जा जिसको हमने hν के रूप में व्यक्त किया है वो उसकी थर्मल एनर्जी से कहीं अधिक है। इस स्थिति में हम बात कर रहे हैं तब एक्सपोनेंशियल CH/λ KBT का मान 1 से कहीं अधिक होगा। इसलिए Eλ जो एक नियत परास में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है वो हो जाएगी 8πSc/λ5 1 एक्सपोनेंशियल Hc/λ KBT। यहाँ पर d लैम्डा, यहाँ पर हमने -1 को छोड़ दिया है क्योंकि इस एक्सपोनेंशियल का मान 1 से बहुत अधिक हो जाता है। किस स्थिति में? लघु तरंगदैर्घ्य की स्थिति में। तो A का मान हमने मान लिया 8πHc है और B का मान हमने मान लिया Hc/KB है। तो ये सब मान हम रखते हैं तो Eλ d बन जाता है A/λ5 e⁻b/λt और d के बराबर। तो और यही किसका नियम था? वीन का विकिरण नियम था, वीन का रेडिएशन लॉ था। अब हम चौथा नियम व्युत्पन्न करने जा रहे हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से, और वो है रेले जीन्स का नियम, जो कि हमने देखा था दीर्घ तरंगदैर्घ्यों या लघु आवृत्ति परास में लागू होता है। तो दीर्घ तरंगदैर्घ्य परास के लिए हम देखते हैं कि CH/λ का जो मान है वो λ/KBT से बहुत कम होगा, या फिर हम ये कहें कि hν का मान जो है वो KBT से बहुत कम होगा। यानी कि जो फोटोन की दोलक की जो फोटोनों के रूप में हम फोटोन ऊर्जा मान रहे हैं वो उसकी थर्मल एनर्जी से कहीं बहुत अधिक कम है। तो उस स्थिति में हम एक्सपोनेंशियल का विस्तार कर सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल CH/λ KBT को मैं लिख सकती हूँ 1 + CH/λ KBT + 1/फैक्टोरियल CH/λ KBT का होल स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। तो उच्च घातीय पदों को हम नगण्य मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो CH/λ है उसका मान KBT से बहुत कम है, तो CH/λ KBT विल बी मच लेस देन 1। तो जो हायर ऑर्डर टर्म्स हैं वो और भी कम होती चली जाएंगी। इसलिए हमने एक्सपोनेंशियल CH/λ KBT का मान मुझे क्या मिल जाता है 1 + CH/λ KBT के बराबर। और अब ये मैं प्लैंक्स के रेडिएशन लॉ में इस मेरे अप्रॉक्सीमेशन को मैं रख देती हूँ। तो मुझे लैम्डा से d तरंगदैर्घ्य के बीच उत्सर्जित विकिरण की जो मात्रा मिलती है वो मिल जाती है 8πSc/λ5 d 1 + CH/λ KBT। ये एक्सपोनेंशियल की जगह हमने प्रतिस्थापित किया है तो 1 से 1 कट जाता है, तो ये बच जाता है 8πHc/λ5 λ KBT/CH d। और इसको कंबाइन करते हैं टर्म्स को, तो Eλ d का मान मुझे मिल जाता है 8πKBT/λ4 d। और यही किसका नियम है? रेले जीन्स का विकिरण नियम है। इस प्रकार से हम पाते हैं जब क्लासिकल में कृष्णिका के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को समझने के लिए किसी भी ताप पर तरंगदैर्घ्य के साथ जो हमने कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरण की मात्रा का जो ग्राफ खींचा था, ग्राफ खींचे गए थे अलग अलग ताप के साथ, तो हमने ये देखा था कि उनको समझने के लिए क्लासिकली मेरे पास 4 नियम मुझे देने पड़ते हैं। अलग अलग नियमों के द्वारा हम अलग अलग चीज़ को, अलग अलग विशेषता को उस स्पेक्ट्रम की समझते हैं। जबकि क्वांटम मैकेनिकली जब हम प्लैंक का रेडिएशन लॉ निकालते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को बेस मानते हुए जब हम प्लैंक का रेडिएशन लॉ निकालते हैं, तो उस रेडिएशन लॉ से, एक ही रेडिएशन लॉ से हम पूरे कृष्णिका स्पेक्ट्रम को समझ पाते हैं। क्लासिकली जो 4 नियम दिए गए थे हम उनको भी व्युत्पत्ति कर पाते हैं। तो इस प्रकार से हम एक ही नियम से क्वांटम मैकेनिकली पूरे कृष्णिका के स्पेक्ट्रम को समझते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि क्लासिकली हम इसको नहीं समझ पाए, जबकि क्वांटम मैकेनिकली इसको हम कृष्णिका के जो रेडिएशन है उसको हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को हम बहुत अच्छे से प्लैंक रेडिएशन लॉ से, क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों से समझ पाते हैं। धन्यवाद।